हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और साइंस को NCERT से भी पढ़ा रही हूं। सुबह 9 बजे NCERT वाली वीडियो आती है और रात को 9 बजे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आती है। तो इसके पहले 9 वीडियो आ चुके हैं, ये 10वां वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प लिखा है, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। दूसरा है, प्यूपा विकसित यानी कोशित होकर कैटरपिलर बन जाता है। तीसरा है, रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। और चौथा है, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो दूसरा विकल्प जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसमें लिखा है प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये गलत है क्योंकि प्यूपा एक वयस्क कीट में बदल जाता है, कैटरपिलर नहीं बनता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। बाकी ये सभी सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, बाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। बाई क्या हो सकता है? पहला विकल्प है रेयॉन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है एक्रिलिक और चौथा है जूट। तो रेशे हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो पौधों से, जानवरों से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम रेशे वे होते हैं जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि बाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो बाई क्या हो सकता है? तो बाई है रेयॉन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? पहला विकल्प है दही बनने में, दूसरा है डबल रोटी पकने में, तीसरा है गन्ने के रस के किण्वन में और चौथा है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो बैक्टीरिया जो होते हैं सूक्ष्म एकल कोशिका युक्त जीव होते हैं जो विभिन्न वातावरणों में पनपते हैं। अब इसमें जिसमें बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं हो रहा है वह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे दही के बनने में बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, गन्ने के रस के किण्वन में भी और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी। लेकिन डबल रोटी के पकने में किसी भी बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। इसमें जो गलत है वह बताना है। लिखा है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। दूसरा है, प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। तीसरा है, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है और चौथा है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल यानी वृत्ताकार होती हैं। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। पहला सही है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। दूसरा है, प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, ये भी सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, लेकिन सभी आवर्ती गतियां वर्तुल होती हैं, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? यानी इसमें मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। एस्टिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिरके में। तो इसे मिला देंगे चौथे से, एस्टिक अम्ल को सिरके से। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है और एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू वंश फल में पाया जाता है, यानी कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सभी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है।
तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? पहला विकल्प है मीटर, प्रकाश वर्ष, हर्ट्ज। दूसरा है बालिस्त, वर्ष, प्रकाश वर्ष। तीसरा है बालिस्त, मीटर, प्रकाश वर्ष और चौथा है मीटर, हर्ट्ज, बालिस्त। तो जिसमें केवल दूरी मापने के मात्रक हैं उसे बताना है। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा है, इसमें लिखा है मीटर, प्रकाश वर्ष, ये दोनों तो दूरी के मात्रक हैं, लेकिन हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति की इकाई है, तो इसलिए पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे में लिखा है बालिस्त, प्रकाश वर्ष, लेकिन वर्ष दूरी का मात्रक नहीं है। तीसरे में लिखा है बालिस्त, मीटर, प्रकाश वर्ष, ये तीनों ही दूरी के मात्रक हैं, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? पहला विकल्प है पैराफिन मोम, दूसरा है कोक, तीसरा है बिटुमेन और चौथा है स्नेहक तेल। ये प्रश्न इसके पहले वाली प्रैक्टिस में भी लिया था, लेकिन उसमें विकल्प अलग थे, इसमें विकल्प अलग हैं। तो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं पैराफिन मोम, बिटुमेन, स्नेहक, लेकिन इसमें पूछा गया है कि जो नहीं है, तो कोक पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कोक जो है धातुकर्मी कोयले का उत्पाद है, पेट्रोलियम का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? पहला विकल्प है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है वायरस यानी विषाणु। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कौन बना सकते हैं? जो स्वपोषी होते हैं। पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है, और इसमें क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकता है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। ये आपने लेसन में पढ़ा था जिसमें मैंने पादपों में पोषण पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियो पर लेसन के नाम इसलिए डाल दिए हैं ताकि आपको जो भी वीडियो देखना हो आप आसानी से उसे ढूंढ लें। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? पहला विकल्प है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। दूसरा है सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। तीसरा है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें और चौथा है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। तो जो ध्रुवीय इलाका होता है वहाँ सर्दी बहुत अधिक होती है। जो सफ़ेद भालू होता है वह वहाँ रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसका शरीर उसने अनुकूलित कर लिया है उस जगह पर रहने के लिए। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अनुकूलन में सहायता करती हैं? पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सफ़ेद बाल यानी फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोधी यानी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? पहला विकल्प है क्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है सल्फर। तो इसमें दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। ये किसमें पाई जाती है? रोगाणु रोधक के रूप में जो घाव पर लगाया जाता है, बैंगनी रंग का विलयन होता है, तो उसमें आयोडीन अधातु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है वायु में भार होता है, दूसरा है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, तीसरा है जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है
और चौथा है वायु स्थान घेरती है। अब जो सही नहीं है यानी गलत है वह बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है वह गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, जबकि मृदा में वायु उपस्थित होती है। इसीलिए जो कीट मृदा के नीचे रहते हैं जैसे केंचुआ है और भी छोटे छोटे कीट होते हैं, ये मृदा में उपस्थित वायु के माध्यम से ही सांस लेते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा गया है, बाकी तीनों वायु के संबंध में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? लिखा है सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। दूसरा है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। तीसरा है किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। और चौथा है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो कोशिकाओं के विषय में जो कथन सत्य है वह बताना है। तो किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये सही है। कोशिका जो है सभी जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक जैविक इकाई है। कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं और इसमें पहले में लिखा है कि सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा है अम्लीय वर्षा और चौथा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल की एक पतली परत है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ये पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। अब ओजोन का अपक्षय क्या है? ओजोन अपक्षय अर्थात ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का क्रमिक रूप से पतला होना। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो उद्योग और अन्य मानवीय गतिविधियां हैं उनसे गैसीय क्लोरीन या ब्रोमीन युक्त रासायनिक यौगिकों के निष्कासन के कारण। इसके अलावा ओजोन परत के घटने से पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान की वृद्धि भी हो रही है। तो इसमें जो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो संचारी रोग क्या होते हैं? तो वे रोग जो मनुष्यों और जानवरों में जैविक एजेंटों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, तो ये संचारी रोग कहलाते हैं। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। व्यवस्थित रूप से इसे मेथनोइक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है और मधुमक्खी जो होती है उसके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, जैसे संतरा है, नींबू है, मौसमी है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है और टमाटर में भी पाया जाता है। एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल होता है, ये दही में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली, अनार, इनमें सब में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में कुल 16 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके पहले वाली जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने सभी वीडियो में लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।